स्टीव मच। तो ये थर्ड वीडियो है पॉपुलर लिटरेचर से रिलेटेड। तो अब इसको देखो। फर्स्ट थिंग, बहुत ही ज़्यादा ये जो राइटिंग है, मैं तो काफ़ी तारीफ़ करूँगा इस राइटिंग की कि किस तरह से इसमें एमालगेशन दिखा रखा है। दो अलग अलग स्पीसीज को किस तरह से कनेक्ट किया गया है। हाइब्रिड मैकेनिज्म ऑफ राइटिंग है ये। और ऐसे अगर इस तरह की राइटिंग, जैसे कि नॉन सेंसिकल राइटिंग कहते हैं, इस तरह की राइटिंग तो आपको 100% पता है सुकुमार रे वाली उसमें ही देखी जा सकती है। ये इसी तरह की राइटिंग लिखते थे। तो दो तीन बातों का जो ध्यान रखना है इस वीडियो को देखने से पहले, सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में जाना है। वहाँ पे मैंने एक और पॉपुलर लिटरेचर का द सॉन्ग्स ऑफ रमागुरु जो है वो कवर किया था। उसमें मैंने सुकुमार रे के बारे में अच्छी तरह से बता रखा है, इनके बारे में पूरी तरह से, इनकी बायोग्राफी से कनेक्टेड सब कुछ, क्योंकि दोनों ही सिलेबस का पार्ट है डी सोल का और रेगुलर वालों के लिए भी। तो इससे पहले उसको जरूर देख लेना, फिर इसे देखना। तो आपको इसे पहले नहीं देखना, इससे पहले आपको क्या देखना है, सॉन्ग्स ऑफ रमागुरु। ठीक है, पहले आप सॉन्ग्स ऑफ रमागुरु देखेंगे, फिर उसके बाद आके इसे देखेंगे, ताकि वहां से आपके देखो जो क्वेश्चन है वो दोनों से कनेक्टेड हो सकते हैं। और कोई क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है जिसमें कि आपको दोनों जो पोएम है, इन दोनों के जो मेन कंसेप्ट है उसको लिखना पड़ेगा। तो सॉन्ग्स ऑफ रमागुरु में बिल्कुल अच्छी तरह से डिफाइन है कि क्या है, किस तरह से लिखी गई है वो, और उसमें जो नॉन सेंस है, दिस सेंस विद इन नॉन सेंस है, और जो बाकी जो जो बेसिकली जिस वजह से सुकुमार ये जाने जाते हैं, तो वो सारी बातें उसमें है। तो उसको देख के फिर इस वीडियो को देखना है। दोबारा कह रहा हूँ, पहले उस वीडियो को देखना, फिर आप इसे देखना, तो सही समझ आएगा। अब इस राइटिंग की खासियत क्या है कि फर्स्ट थिंग देखो, इसमें वैसे हेडिंग ही देख के अजीब सा लग रहा होगा कि इसका मतलब क्या है और क्या और किस तरह की राइटिंग है। द फर्स्ट थिंग इस यहाँ पे देखो, ये स्ट्यू का मतलब क्या है। तो देखो, स्ट्यू का मतलब एक सिंपल तरह से एक पुडिंग है। अब पुडिंग कह सकते हो या आप इसे सूप भी कह सकते हो, एक तरह का सूप। और उस सूप के अंदर आपको पता है एक सूप है, अच्छा वेजिटेबल जो इसमें डालते हैं, वेज सूप कह लो या एक नॉन वेज सूप कह लो, पर ये एमैल्गेशन है। एमैल्गेशन मतलब मिक्सचर है दोनों का, वेज और नॉन वेज का। यानी इसको काफ़ी देर तक एक पानी के अंदर का अलग अलग चीज़ें, जैसे कि कुछ आपने चिकन के कुछ पीसेस डाल लिए, कुछ अलग अलग वो डाल दिए, और काफ़ी लंबे समय तक इसे छोड़ दिया। तो इस छोड़ने की वजह से जो है, इसके अंदर कई अलग अलग जो है ये आपस में एक डिफरेंट फ्लेवर और एक डिफरेंट एसेंस वो ऐड करेंगे। तो इसका एरोमा भी अलग ही होगा, सब कुछ मिक्स होके आएगा, और लंबे समय तक जब रखेंगे तो एक ऐसी चीज बनेगी जिसके अंदर दोनों, बेसिकली दोनों के फीचर्स होंगे, दोनों चीज जिसके अंदर कनेक्टेड हो। थोड़ा सा ग्रीन टिंट देखने को मिलेगा, थोड़ा सा रेड टिंट देखने को मिलेगा। इस तरह से इसको एक सिंबॉलिकल फॉर्म में स्ट्यू को उतारा। इट मीन्स एमैल्गेशन, एक मिक्सचर, जिसे लंबे समय तक अगर दोनों चीज को रखा तो एक नई चीज निकल के आएगी, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड। एक नया कंसेप्ट निकल के आएगा जिसे हम क्या कहेंगे, हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब क्या है, सिंपल, कि इसके अंदर दोनों फीचर्स होंगे। कुछ जैसे कि मैंने यहाँ बना रखा है एक समझाने के लिए, कुछ रेड वाली लिए मैंने बॉक्सेस, और कुछ यहाँ पे सर्कल है जो भी लगा लो इसे, और कुछ ग्रीन है। तो जो मिक्सचर निकल के आया है वो ये ऐसे प्रेजेंट किया है मैंने, कुछ उसमें ग्रीन टिंट है और कुछ उसमें क्या है, रेड टिंट है। और मच का यूज क्यों किया है, देखो मैनी आपको पता है काउंटेबल है, और मच क्या है, नॉन काउंटेबल है। हमें खुद नहीं पता कि कौन सा एसेंस कितना ज़्यादा, यानी कौन सा फीचर बेसिकली कितना ज़्यादा मिक्स हो। इसको एक देखो, जब मैंने इसमें जो ये वीडियो बताई, इसको देखना तो एक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बाकी कहीं से कवर किया ही नहीं किसी ने। तो यहाँ आपको इसलिए कहता हूँ, इसे सब्सक्राइब पक्का करो इस चैनल को। ठीक है, यहाँ पे आपको सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से मिलेगा। इसके बाद आपको ना गाइड के थ्रू जाने की जरूरत है, ना कोई लेक्चर। तो ये इसको पक्का सब्सक्राइब करना इस चैनल को। तो यहाँ देखो, स्ट्यू मच है। तो स्ट्यू मच का मतलब क्या है कि एक तरह का पुडिंग है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो अलग अलग जो बेसिकली फीचर है वो आपस में मिक्स होकर एक न्यू वैरायटी बन के आई है, दैट इज द हाइब्रिड। जो मैंने इस वीडियो में कवर किया है, इसको देखो एक एंटागोनिस्टिक प्रिंसिपल से दिखाया है, मैं आगे कवर करूंगा। एंटागोनिस्टिक प्रिंसिपल से दिखाया है मैंने इसे। फिर इसी को दोबारा हमने पोस्ट कॉलोनियल स्टडी से किया है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पोस्ट कॉलोनियल वे से किस तरह से इस वर्क को पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो पहले अब बिना देरी करते हुए पहले हम बिल्कुल सिंपल इस पोएम का मतलब समझेंगे। इसे मैंने कुछ यहाँ पे कुछ अलग अलग पिक्चर्स भी दिखाए हैं, ताकि आपको समझ आ सके कि एमैल्गेशन के बाद वो किस तरह से दिखेंगे। जैसे दो जानवर है, अब दो जानवर आपस में उनके फीचर्स अगर अटैच हो जाए, तो एक जो न्यू हाइब्रिड बन के आएगा वो किस तरह का होगा, उसके लिए मैंने कुछ फोटोस अटैच करे हैं, जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगेगा देखने में और बहुत ईजी होगा जाना। तो अब स्टार्ट करते हैं बिल्कुल। तो ये आ गई हमारे पास पोएम।
अब दिख रहा होगा नीचे आपको काफ़ी अलग अलग तरह के जानवर। हाँ, इस तरह के जानवर है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करते हैं और ना कभी इस तरह का एक इमेजिनेटिव है, पर मैं इस इमेजिनेटिव को बहुत अच्छा कहूँगा। आपको याद होगा अगर 10th क्लास में अगर कोई ब्राइट स्टूडेंट हो तो उसने पढ़ा होगा आर्क्योप्टेरिक्स, है ना, आर्क्योपेट्रिक्स जिससे कहते थे आप, जो कि एक मैमल और बर्ड दोनों के फीचर जिसके अंदर कंबाइन थे। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में पढ़ा था आपने वो एक एग्जाम्पल, उसी तरह का कंसेप्ट है ये। तो यहाँ पे क्या है कि दो अलग अलग जानवर है, अगर उन दोनों के फीचर्स आपस में मिल जाए तो एक हाइब्रिड मैकेनिज्म में जो चीज़ निकल के आएगी, इस तरह की नई सोच को, वैसे तो कहोगे कि आप एक नॉनसेंस है, बट स्टिल देयर इज अ सेंस। अगर आने वाले टाइम पे ऐसा हो सकता है कि या पहले भी ऐसा हुआ हो कि हम सब हाइब्रिड हो, या आने वाला टाइम ऐसा हुआ कि हम आगे जाके हाइब्रिड को एक तरह से फॉर्म कर सकते हैं, तो वही सब कुछ है। देखो फाइनली यहाँ पे क्या क्या है, लाइन के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा बिल्कुल। अ डक वंस मेट ए प्रोक्यूपाइन, प्रोक्यूपाइन सबको पता है जिसके कांटे निकले होते हैं। एक बार एक डक जो है प्रोक्यूपाइन से मिली, दे फॉर्म्ड ए कॉर्पोरेशन, उन दोनों ने आपस में मिलकर एक नई वैरायटी बनाई। तो ये दिख रहा होगा आपको, ये बिल्कुल है ना, एक तो ऊपर आगे से ये तो इस तरफ से डक है ये, ठीक है, और ये प्रोक्यूपाइन के फीचर्स है जो कांटे निकले रहते हैं प्रोक्यूपाइन के, है ना। तो इन दोनों का बेसिकली तो क्या बन गया इससे, पोर्क्यू डक। तो छोटे बच्चों के लिए, पर स्टिल छोटे बच्चों से ज़्यादा मेरे को लगता है एक साइंटिफिक राइटिंग है, और बायो का ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखा गया है। इसमें बायोटेक का भी काफ़ी वो लगाया गया है, तो इस तरह से हम इसे कह नहीं सकते कि एक पर्टिकुलर टाइम एंड एज की राइटिंग है। ये ऐसी राइटिंग है जो कि एक फ्यूचरिस्टिक राइटिंग है, तो प्रिकर्सिव वे में हमें सब कुछ बता रही है कि कैसे किस तरह से अगर हो सकता है, ठीक है, इट कैन बी पॉसिबल। तो विच कॉल्ड इटसेल्फ ए पोर्क्यू डक, तो इसे पोर्क्यू डक कहेंगे। पोर्क्यू डक का मतलब क्या है, प्रोक्यूपाइन मिक्स विद डक। अ स्टॉक टू ए टर्टल सेड लेट्स पुट माय हेड अपॉन योर टॉर्सो। देखो स्टॉक एक तरह का बगुला, आप देख सकते हो ये बगुला है, ठीक है, और इसके बाद ये क्या है, टर्टल, तो दोनों का मिक्सचर हो गया। तो क्या बन गया, देखो स्टॉर्क एंड टर्टल, तो क्या बन गया यहाँ पे, तो स्टॉर्टल। तो एक न्यू वर्ड का एक तरह से देखो वर्ड फॉर्मेशन भी है, इसके साथ साथ कंसेप्टिव राइटिंग भी है, और हमें दिखा रखा है कि अगर दो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, स्ट्यू मच यानी एक तरह का एमैल्गेशन है, और एक न्यू स्पीसीज किस तरह से बनती है उसको दिखाया गया है। तो बहुत सिंपल है पहला स्लाइड। तो अब मूव करते हैं सेकंड पे। द लेजर्ड विद द पैरेट हेड थॉट, एक लेजर्ड है और उसके ऊपर पैरेट का हेड है। तो ये दिख रहा होगा आपको, ये पीछे से जो लेजर्ड है और इसके बाद आगे से क्या है, ये पैरेट है, इन दोनों का जो एमैल्गेशन है, तो इससे क्या बना, इस आफ्टर द ईयर्स ईटिंग वर्म इज एब्सोल्युटली सिली। तो कह रहे हैं इनके फीचर्स भी बदल जाएंगे। तो यहाँ पे दोनों के फीचर्स को मिक्स किया गया, जैसे कि देखिए टेकिंग टू द चिली एंड आफ्टर द इयर्स ऑफ द ईटिंग वर्म इज एब्सोल्युटली सिली। तो कह रहे हैं कि दोनों का मिक्सचर है, जैसे अब ये जो है पैरेट वो चिली खाता है, यानी एक तरह के मिर्च, और ये पीछे से लिजार्ड दिखा रखा है, उसका एक अलग कॉम्बिनेशन। अब ये जो बना है दिस इज कॉल्ड द हाइब्रिड अगेन। अब ये हाइब्रिड किस तरह से एक्ट करेगा और इसका किस तरह से सरवाइव करेगा, दिस इज द कंसेप्ट। और ऐसा अगर हो गया आगे जाके, अगर हाइब्रिड वैरायटी आने लगी, जो कि देखो आपने देख ही रखा होगा, पेड़ पौधे फूल इन सब में हाइब्रिड आ गया, पर इंसानों में अभी तक हाइब्रिड नहीं आया और ना ही एनिमल्स में आया। पर क्या पता अगर वो भी एक लिविंग पार्ट है, तो इनमें भी क्या पता हाइब्रिड मैकेनिज्म आके इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि लेजर्ड एंड पैरट, अगर इन दोनों का अगर कुछ भी हो और उससे हाइब्रिड से हम एक न्यू वैरायटी बना ले, तो ये कहीं ना कहीं एक न्यू कंसेप्ट को जन्म दे सकती है। तो ऐसी कंसेप्ट जो है हमारे नॉर्मल उसमें भी हो सकता है। जब हमने वैक्सीन में हाइब्रिड मैकेनिज्म अपना लिया, हर चीज़ में हाइब्रिड है, तो क्यों नहीं इन अलग अलग जानवरों के बीच में हाइब्रिड हो सकता है। इस तरह के बोल्ड क्वेश्चन के ऊपर लाकर इंसानों को खड़ा कर दिया इस पोएम ने। A prancing goat one wanders and was driven by a need to bequeath its upper portion and the crawling centipede। देखो सेंटिपीडे का मतलब क्या होता है, जिसे हम आम भाषा में कान खजूरा कहते हैं। ये देखो ये पीछे जिसके कई सारी टांगे होती हैं, ये रहा कान खजूरा। अगर ये किसके साथ मिल जाए, गोट के साथ, तो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, यानी पीछे से इस तरह और इस तरह। अब इस तरह की जो प्रजाति आगे आएगी, उनकी डाइट क्या होगी, वो किस तरह से बिहेव करेंगे, पूरा हमारे इको साइकिल में क्या असर आएगा, बैलेंस साइकिल जैसे हम कहते हैं, इकोलॉजिकल साइकिल और इकोसिस्टम के बारे में, इन सारों के ऊपर क्वेश्चन उठाया गया। और जहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन से लेके डीएनए फॉर्मेशन से लेके इन सारे क्वेश्चन को कहीं ना कहीं टारगेट पे डाला गया। तो एक हाईली साइंटिफिक राइटिंग, जिसे कि बहुत ही सॉफ्ट वे और डेलिकेट वे में हैंडल किया है किसने, सुकुमारी ने। नेक्स्ट में चलते हैं, जिराफ विद ग्रास ऊपर। अब ऐसे जिराफ को ग्रास ऊपर के साथ देखो, ये रहा, ये तो बिल्कुल वाहियात कॉम्बिनेशन है, पर फिर भी क्या करे, ठीक है। द लिम्स रिफ्लेक्टेड, व्हाई शुड आई गो फॉर द वॉक इन ग्रासी फील्ड नाउ दैट आई कैन फ्लाई। और यहाँ पे कुछ लाइन भी क्या, मैं वहाँ पे क्यों जाऊँ, ठीक है, मैं क्यों जाऊँ कि उड़ने के लिए या फिर ऐसे करने के लिए जब मैं चल सकता हूँ। अगर मैं मूव क्यों करूँ जब मैं उड़ सकता हूँ। तो हाँ, कॉम्बिनेशन अजीब है, पर फिर भी स्टिल एक तरह से दोबारा प्रोजेक्टिव वे में, जिस तरह में फ्यूचर में प्रोजेक्ट किया गया इस तरह के क्वेश्चन को, तो फ्यूचरिस्टिक राइटिंग है।
दोबारा से हमें उसी पॉइंट पे लाके खड़ा कर दिया, एक हाईली साइंटिफिक राइटिंग विद हाइब्रिड मैकेनिज्म. The nice contented the cow with the doubtless get a frightful shock on the finding that its slow the lambs belong to the fighting cock. अब दोबारा दिखा रखा है, इट्स ऑब्वियसली व्हेल एलिफेंट इज नॉट इन हैप्पी नोशन. द नाइस, अब देखो काउ को दिखा रखा है, द काउ टू गेट द फ्राइटफुल शॉक ऑफ द लोअर लम्स. ऐसे काउ का कॉम्बिनेशन दिखा रखा द सेम, द काउ एंड द कॉक. ठीक है, तो सीसी से याद रख लेना इन दोनों का कॉम्बिनेशन. इसमें देख लेना अगर आपको कहीं पे दिख रहा हो इस तरह की इमेज. और आगे ऐसे ही है द वेल विद द एलिफेंट, तो वेल एलिफेंट, तो ये रहा यहाँ पे वेल एंड एलिफेंट का. अब इस तरह की कॉम्बिनेशन तो सच में एक तरह का अनकॉन्शियस वे ऑफ राइटिंग है. मैं इसको अगर सिंपल बोल सकता हूँ तो एक डेडाइस्टिक राइटिंग भी कह सकता हूँ मैं. पर डेडाइज्म तो एक खुद ही एक मूवमेंट थी जो कि इनके अगेंस्ट थी. देखो जो भी बकवास अगर राइटिंग है जिसका कोई एक सेंस नहीं बन रहा, दैट इज उसके अगेंस्ट एक मूवमेंट निकल के आई थी, दैट इज कॉल्ड डेडाइज्म. तो ये जो इस राइटिंग के ऊपर डेडाइस्टिक प्रिंसिपल लगाया जा सकता है क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है ना, कि ये दोनों कंबाइन होकर एक नई चीज बनेंगे. पर फिर भी एक साइंटिफिक और प्रोजेक्टिव राइटिंग के तौर पे तो बिल्कुल सही है. पर फिर भी एक डेडाइस्टिक कंसेप्ट है कि जो भी कुछ भी जो मन के अंदर आए उस चीज को लिख देना, जो भी मन के अंदर आए उस चीज को लिख देना, दैट इज कॉल्ड सरियलिज्म. इसे क्या कहते हैं? सरियलिज्म. SURREALISM, सरियलिज्म. अगर सरियलिज्म अनकॉन्शियस माइंड को दिखाती है तो इसी अनकॉन्शियस माइंड के लिए अब इस अनकॉन्शियस माइंड में कुछ भी वाहियात चीज इधर उधर की कोई भी कॉम्बिनेशन जिसका कोई सेंस नहीं बन रहा, इसके अगेंस्ट एक मूवमेंट आई थी, तो वो क्या है? डेडाइज्म. तो डेडाइज्म और सरियलिज्म एंटेगोनिस्टिक है, आपस में एक दूसरे के अपोजिट है. तो जिस तरह के हमें इसमें देखने को मिल रहा है ना, सपने भी आते हैं, दो अलग अलग जानवर देख ली तो सपने में आए कि वो जानवर ऐसा एक नई तरह की एक हाइब्रिड मैकेनिज्म बन गया, तो वो अनकॉन्शियस माइंड है. साइकोलॉजी का एक बेसिक प्रिंसिपल है, देखो बीच में सेंसर होता है, ये बीच में सेंसर है, ये बीच में सेंसर, और इस तरफ क्या है? ये अनकॉन्शियस माइंड, और ये क्या है? कॉन्शियस माइंड. कॉन्शियस जो हमें दिखाई दे, अनकॉन्शियस जो हमारे अंदर है, इट मे बी द पार्ट ऑफ द इमेजिनेशन, इमेजिनेशन भी हो सकती है. और बीच में क्या होता है? सेंसर. सेंसर बैलेंस करता है, अनकॉन्शियस को कॉन्शियस से मिक्स नहीं होने देता. कॉन्शियस जो हम देख रहे हैं, अगर अनकॉन्शियस माइंड के अंदर कोई अलग अलग इमेजेस आ रही हैं और उसको प्रोजेक्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड सरियलिज्म. माना थोड़ा टफ है पर आंसर राइटिंग में बहुत अच्छे नंबर आएंगे. ठीक है, सरियलिज्म क्या है? अपने अनकॉन्शियस माइंड को एकदम सबके सामने रखना. ये आर्ट के फॉर्म में भी हो सकता है, लिटरेचर में भी हो सकता है, साइंस में भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी में भी हो सकता है, सब में. तो ये अनकॉन्शियस माइंड को बिल्कुल प्रोजेक्ट किया है यहाँ पे सुकुमार रे ने. तो मैं कह सकता हूँ हाँ, एक सरियलिज्म का एक एक्सलेंट एग्जांपल है. पर ऐसी मूवमेंट के अगेंस्ट एक और मूवमेंट बनी थी जो कि रियलिस्टिक प्रिंसिपल पे मूव करती थी, दैट इज कॉल्ड डेडाइज्म. तो डेडाइज्म का कंसेप्ट का मतलब क्या है कि जो ऐसे भी नॉनसेंस वे है अनकॉन्शियस माइंड को नॉनसेंस वे में प्रेजेंट करना, दैट इज कॉल्ड डेडाइस्टिक प्रिंसिपल. अब ये हो गया सरियलिज्म, ये हो गया डेडाइज्म. दो पॉइंट होते हैं हर चीज को देखने के लिए, तो दो मैकेनिज्म होता है, या तो हम उसे एक एक फर्स्ट उससे देखें या सेकंड डायमेंशन से देखें. अगर एक थर्ड डायमेंशन आ जाता है, दिस इज कॉल्ड द क्यूबिज्म. इसे क्यूबिज्म कहते हैं. तो क्यूबिज्म भी है. आज तक लोगों ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा, आपने भी नहीं सोचा होगा. एक थर्ड डायमेंशन यहाँ पे दिखा दिया, फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन. तो क्यूबिज्म का भी एग्जांपल है. तो ये सरियलिज्म है, ये क्यूबिज्म है, और डेडाइज्म इसके ऊपर अप्लाई हो सकता है क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड को इधर उधर दिखाया गया है. तो अब इसी तरह से हम फाइनली एंड तक पहुंच गए हैं, और ये एंड की लाइन है, कुछ इस लाइन को समझ लेते हैं. जैसे कि देखो, तो हेड गोज फॉर द जंगल, जो सर है वो जंगल की तरफ है. व्हेल एलिफेंट का कंसेप्ट है, व्हेल एंड एलिफेंट दोनों का कॉम्बिनेशन. और जो टेल है वो किसकी तरफ है? देखो फाइनली टेल टुवर्ड्स द ओशियन. और उसके बाद जो लास्ट की दो लाइन है, वो जो फूड साइकिल को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि तोड़ दिया और फूड साइकिल एंड द कॉम्बिनेशन जो हमने साइंस में पढ़ा था अबाउट द इकोसिस्टम एंड द इको बैलेंस, और जो फूड साइकिल एंड द फूड वेब, ऐसे कंसेप्ट को हिला दिएगा. जहाँ पे ये बोला कि लॉयन के पास जो है वो क्या नहीं है, उसके पास सींग नहीं है, तो उसने फाइनली डियर के साथ कंबाइन होकर अपने आप को एक अपडेट करके इस तरह का वो बना लिया. अगेन नॉनसेंसिकल फॉर्म फ्रेम दे लगता है ऐसा कि नॉनसेंसिकल फ्रेम है, बट स्टिल हैज द सेंस. इसको समझा रखा है मैंने वीडियो में, आप डिस्क्रिप्टिव लिंक के बिल्कुल वहाँ जाके आप देख लेना कि नॉनसेंस एंड द सेंस इसका कॉम्बिनेशन मैंने कैसे दिखाया बाकी वीडियो में. अब इस तरह से हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं फाइनली. अब यहाँ पे हमारे पास समरी एंड द एनालिसिस है कि हम इसमें पूरे में समरी और एनालिसिस को पढ़ने वाले. ये मैंने वैसे भी पढ़ा दिया आपको. दिस सुकुमार री यूजेस अ लॉट ऑफ द एनिमल्स इन दिस पोएम. तो पोएम में एनिमल के कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छे हैं. इन दिस पोएम दैट ही हैज क्रिएटेड द नॉनसेंस एंड द प्रोमैंट्यू. प्रोमैंट्यू मींस अगेन मीन दी कि हम दो किस तरह से दो वर्ड को कंबाइन करके एक न्यू वर्ड फॉर्म करते हैं. दिस इज कॉल्ड द प्रोमैंट्यू. जो इसमें देखा गया अबाउट द जॉइनिंग द नेम्स ऑफ द टू एनिमल्स इन फॉर्मिंग अ वर्ड आउट. हाइब्रिड मैकेनिज्म, दोबारा से राइमिंग कपलेट का यूज किया गया है. द फर्स्ट एंड द सेकंड लाइन राइम टुगेदर. ठीक है, द स्टाइल एंड द डिक्शन में आप ये लिख सकते हो, द स्टाइल एंड द डिक्शन ऑफ द पोएम के पहली और दूसरी लाइन जो राइम कर रही है और थर्ड फोर्थ के साथ, यानी पहली सेकंड के साथ और थर्ड फोर्थ के साथ इस तरह से कपलेट फॉर्म हो रहे हैं राइम के.
This poem can be read by the children on the surface level like the nonsense, ऊपर तो nonsense है but still it's a witty है ना, कमेंटफुल, एक तरह satirical writing है, the puns बहुत अच्छी तरह से कमेंट किया गया, and the ख्याल राश रवाश जिसे कहते हैं, the whimsy means the whimsical writing, fantastical and incongruous images, दोनों इमेज को बहुत अच्छे से कंबाइन करके एक न्यू इमेज का फॉर्मेशन दिया गया, and that's the whimsical जिसे हम कहते हैं. However at the deeper level the race concern about the hybridity, ठीक है, हाइब्रिडिटी का कंसेप्ट है. अब देखो अभी तक हमने इसके कंसेप्ट को सिंपल एक बायो पर्सपेक्टिव से देखा, और एक बार हमने सिंपल वैसे देखा कि दो एनिमल को कंबाइन करें एक न्यू एनिमल बने, डीएनए फॉर्मेशन, इस तरह के कंसेप्ट को देखने को मिल रहा है. पर स्टिल अगर पोस्ट कॉलोनियल फ्रेम ऑफ राइटिंग आ गई, जो मैंने आगे समझा रखा है, टेंशन मतलब, ठीक है, तो पोस्ट कॉलोनियल फ्रेम ऑफ राइटिंग, वो सारे जिस तरह के क्वेश्चंस हैं उनको मैंने आगे नेक्स्ट वाली स्लाइड में कवर करा है. अब इस वाले में आपको वही समझा रखा है जो मैंने आपको समझाया था, मेन ये है. अब ऐसे ही जैसे कि इन्होंने लिख रखा है जेट सेंटीपीड द ग्राफ इन द ड्राइंग, किस तरह से दो अलग अलग क्रीचर्स को ज्वाइन करके क्या क्या बनाएगी. ऐसे द साइज ऑफ द कॉक को इंक्रीज किया गया है, काउ के साइज को प्रोपोर्शनलिटी डिक्रीज किया गया है, ठीक है. इस तरह का ये सर्वाइवल का मैकेनिज्म है, डार्विन का कंसेप्ट अगेन 1859 का, जिसे कहते हैं सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, यानी कोई भी स्पीसीज है और कोई भी है, सबके पास एक बेहतर एक तरीका है, उनके अंदर कैपेबिलिटी टेक्निक है, वो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए वो इस नेचर के हिसाब से अडेप्ट हो जाएंगे, और दिस इज कॉल्ड द एडेप्टेबिलिटी. और यहीं से आता है द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, भी यहीं से जन्म लेते हैं, नई स्पीसीज भी यहीं से जन्म लेते हैं. और साथ ही साथ जब ये जो एडेप्टेबिलिटी का टेक्निक है वो नेचर के साथ अपने आप अडेप्ट होना वो सीख लेते हैं. इतने बड़े बड़े कंसेप्ट 1859, ठीक है, द थ्योरी ऑफ सर्वाइवल जिसे हम कहते हैं, द सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट के नाम से भी जानते हैं, द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज के नाम से भी जानते हैं, जैसे चार्ल्स डार्विन लेके आए थे, वो कंसेप्ट कहीं ना कहीं यहाँ पे टच होता हुआ दिख रहा है. So the picture tells us something which the poem doesn't. In fact, that not combine equally and equally even the hybrid of the human being. ये सिंपल अभी इसमें एक तरह से हम जिस कंसेप्ट को समझ रहे हैं वो यही है कि डार्विन के कंसेप्ट कहीं ना कहीं इसमें लग रहा है. फिर आगे जब हम मूव करते हैं सेम, अब इस वाले में सबसे जो बेहतर है वो है पोस्ट कॉलोनियल एसेंस, ठीक है. पोस्ट कॉलोनियल टच कितना अच्छा है इस राइटिंग में. देखो मिक्स क्रिएचर में हैव मोर देन वन एनिमल देन द अदर. अब पोस्ट कॉलोनियल सेंस क्या है, देखो पोस्ट कॉलोनियल का मतलब क्या है, पहले तो ये समझो. यानी आज़ादी के बाद, हमारी आज़ादी फाइनली 1947 में हुई और हमने सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन को बना लिया था विद 1949 में. वो अलग बात है, कमेंट्स हमने इसे करा 26 जनवरी 1950. बेसिक बात है, सबको पता है. पोस्ट कॉलोनियल का मतलब है जिसको जब यूएसए और जैसे ब्रिटेन है, और जैसे ब्रिटेन, बेसिकली ब्रिटेन को समझो, तो ब्रिटेन ने कॉलोनाइज किया सभी नेशन को, और जैसे आज़ादी के बाद वो जो नेशन जो आज़ाद हुए उन्होंने अपना एक टचअप रखा, उन्होंने अपनी बात को रखना शुरू करा कि हम किस तरह से कॉलोनाइज हुए, उन सबको कहीं ना कहीं चीज़ों को समझने की कोशिश करी. दैट इज़ कॉल्ड द पोस्ट कॉलोनियल स्टडी. यानी आज़ादी के बाद जिन जिन को ब्रिटिश ने कॉलोनाइज किया था अब वो कॉलोनाइज नहीं है, तो अब अपने वॉइस को वो रेस कर रहे हैं. दिस इज कॉल्ड पोस्ट कॉलोनियलिज्म रीडिंग. यही है पोस्ट कॉलोनियल रीडिंग. तो पोस्ट कॉलोनियल टच है इसमें. पोस्ट कॉलोनियल टच में क्या बताया गया, देखो एक पॉलिटिकल फ्रेम, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये बता रखा है कि किस तरह का ये जो किस तरह से ये जो राइटिंग है ये पोस्ट कॉलोनियल है. तो ब्रिटिश, अभी देखा होगा जब ब्रिटिश अंग्रेज यहाँ राज करके गए, कहते हैं 200 साल तक उन्होंने राज करा, बेसिकली 190 ईयर्स. ये सबको पता होगा 1600 में आना शुरू हो गए, पर क्राउन रूल हुआ था शुरू इंडिया में 1857, 57 की क्रांति जिसे कहते हैं, अप टू दैट ऑफ द 1947. तो अगर मेजर टू मेजर बात करें तो हाँ 200 साल तक करा था. तो वहाँ पे कॉम्बिनेशन बना, अंग्रेज यहाँ पे आए, मैकॉले का कंसेप्ट आया, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जैसी, तो ब्रिटिश और इंडियन आपस में मिक्स होने लग गए. तो यही सन्स ऑफ रामागुरु में कहीं ना कहीं, रामागुरु जो मैंने पढ़ाया है वहाँ से आप देख लेना, उसमें भी इंडियनाइज का कंसेप्ट है. तो एक कल्चर दूसरे कल्चर में ब्लेंड होने लग गया, जैसे अभी इन्होंने बताया था अभी पीछे कि किस तरह से एक एनिमल दूसरे एनिमल में कंबाइन हो गया, एक न्यू, किसी का टच कम था किसी का ज़्यादा. तो वही वाली बात होगी कि जो इंडिया है, जो इंडियंस है उन पे इन्फ्लुएंस आने लग गया ब्रिटिशर का. तो कुछ इंडियंस में ब्रिटिशर्स का ज़्यादा इन्फ्लुएंस आ गया, कुछ में कम, और कुछ में जो है कुछ ब्रिटिशर्स में इंडिया का ज़्यादा इन्फ्लुएंस आ गया और उनका ब्रिटिशर्स वाला कम हो गया. जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देके समझा रखा है यहाँ पे, ठीक है. ये सब कनेक्टेड है राइटिंग, ये आपको लिख के आना है तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे. जैसे रस्किन बॉन्ड का बताया, बिकेम सो इंडियनाइज्ड दैट ही नेवर वांटेड टू लीव इंडिया, कि भाई उनमें ज़्यादा रंग चढ़ गया था इंडिया का, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इंडिया छोड़ के नहीं जाऊँगा. और आज तो जैसे पता ही चल रहा है किस तरह से वेस्टर्न टच आ रहा है कि हम अपने इंडियन कल्चर को छोड़ते जा रहे हैं और बाहर वाले जो हैं वो अपनाते जा रहे हैं. ये जो हाइब्रिड मैकेनिज्म है
इस हाइब्रिडिटी को ही बोला जाता है इसमें, कि यही दिखाया गया है अलग अलग एनिमल की फॉर्मेशन में। पर यहाँ पे हाइब्रिडिटी क्या है, हाइब्रिडिटी जो दिखाया गया है वो अबाउट दैट बिहेवियरल चेंजेस कह सकते हैं, लैंग्वेज चेंजेस कह सकते हैं, कल्चरल चेंजेस कह सकते हैं। एक कल्चर दूसरे कल्चर आपस में ब्लेंड होकर एक नई चीज़ बनी है, दैट्स ए हाइब्रिड। ठीक है, तो हाइब्रिड मैकेनिज्म है वो यहाँ पे बहुत कोर कंसेप्ट को टच किया। उसके बाद जो फाइनली हम देखते हैं कि एंटागोनिस्टिक राइटिंग किस तरह से, ये पूरी राइटिंग एंटागोनिज्म में। एंटेगोनिज्म का मतलब क्या होता है, दैट रन्स इन अपोजिट डायरेक्शन में मूव होते दिखे। देखो दो दो एनिमल्स ऐसे कंबाइन कर रखे हैं जिनके दोनों का जो सेंस है वो अलग है, पर स्टिल दैट मेक्स नॉन सेंस बट स्टिल अ सेंस, है ना। तो इस तरह जैसे एलिफेंट को और व्हेल के साथ कंबाइन कर दिया तो व्हेल एलिफेंट हो गया, ठीक है। इसी तरह से कभी किसी जानवर को, और एंड में तो सबसे ज़्यादा हद हो गई जिस जब कार्निवोरस और हार्बीवोरस को मिक्स कर दिया गया, है ना। लॉयन को उसके एंटिलिटी के साथ, फाइनली लॉयन को जो उसके साथ हिरन के साथ, है डियर के साथ किस तरह से ब्लेंड किया गया। तो ये है एंटागोनिस्टिक राइटिंग है। एंटलर्स के साथ डियर्स एंटलर का मतलब क्या होता है, उनके सींग, और लॉइन, इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया। तो जो प्रीडेटर और जो फूड साइकिल, फूड कंसेप्ट, जो इकोनॉमिक कह रहा हूँ, जो इकोलॉजिकल बैलेंस जो है, इस तरह के कंसेप्ट को कहीं ना कहीं फ्रेम आउट करती हुई दिख रही है राइटिंग। इस वजह से आप इसे नॉनसेंस कह सकते हो, पर स्टिल इज अ सेंस, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक राइटिंग है। कहीं ना कहीं हमें डिस्टॉपिक टेस्ट दे रही है, बट स्टिल मेक्स यूटोपिक टेस्ट, कि हमें बता रही है आगे जाके कैसे कैसे कुछ ये जो एनिमल है आपस में ब्लेंड हो सकते हैं, एक न्यू हाइब्रिड मैकेनिज्म आ सकता है। जब सभी पेड़ पौधों में इस तरह के मैकेनिज्म है तो क्या पता इन केस जो ह्यूमन में भी आ सके और एनिमल्स में भी आ सके। तो डिस्टॉपिक लगता है, खतरनाक लगता है कि कुछ फ्यूचर खतरनाक ना निकल आए, पर स्टिल यूटोपिक क्या पता इससे बेहतर बन जाए। इस तरह के एक खतरनाक और उस वर्ल्ड में ले जाके हमें ये जो राइटिंग है वो छोड़ रही है। तो ये फ्यूचरिस्टिक राइटिंग है, कई बारी मैंने बोला एक प्रिकर्सर वे से है, हम हमारे माइंड सेटअप को कहीं ना कहीं इवोक कर रही है कि हम भी फ्यूचर की तरफ डायरेक्ट हों और इन सब चीज़ों को सोचने पे विवश हो कि किस तरह का फ्यूचर है। सरफेस लेवल पे चिल्ड्रन राइटिंग, डीप लेवल पे साइकोलॉजिकल वे ऑफ राइटिंग, बहुत ही ज़्यादा फिलोसफिकल एंड साइकोलॉजिकल विद साइंटिफिक टेस्ट। इसके बाद फाइनली द टाइटल इज सिंबॉलिकल। टाइटल सिंबॉलिकल है। टाइटल मैंने बताया आपको, जैसे कि स्ट्यू का मतलब क्या है, मच का मतलब क्या है, वो मैंने पहले उसमें ही बता दिया था, वही सेम है। ठीक है, हौच पौच जो खिचड़ी, वही वाली बात होगी, खिचड़ी जिसे हम कहते हैं। अबाउट सुकुमार रे के बारे में जानना है तो देखो जो टीम ने काम किया है सही बता रखा है कि इंट्रोडक्शन को आप देख लेना, सेंस इन नॉनसेंस वर्क, ल्यूस कैरल भी कहते हैं इन्हें, इंडिया का बायोग्राफी, सब मैंने कवर कर रखा था। प्लीज क्लिक द लिंक बिलो, वहाँ पे आप क्लिक कर देना। और यहाँ पे फाइनली यहाँ पे खत्म होता है हमारे पूरी क्लास। ठीक है, बाकी भी मैं वो पॉपुलर लिटरेचर के पर और लेके आ रहा हूँ। बाकी यार नीचे कमेंट्स पक्का करे करो ताकि मुझे पता चले कितनों को पसंद आ रही है और कितनों को नहीं। तो सारी मैं पॉपुलर लिटरेचर कवर करूंगा। कुछ बच्चे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट मारते हैं नीचे, इस तरह से प्यार दिखाते रहो और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करो। एक बार ये चैनल सरफेस लेवल पे आएगा तो मैं कई ऐसे ऐसे कंसेप्ट जैसे कि सरलिज्म, डेडाइज्म, इतने बड़े बड़े कंसेप्ट को जरूर निकाल के लेके आऊँगा जो बाकी वीडियोस में मुझे देखने को नहीं मिलती। ओके, थैंक यू यार, थैंक्स।